ज्योग्राफी विषय में जो चैप्टर है वो पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति से है और पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति से अक्सर प्रश्न आप लोगों से बनते रहते हैं। और आज के बाद मेरा मानना है कि पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति से प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। बस 10-15 मिनट की जो क्लास है उसमें आप क्यूरियस होकर बस इसको आप लोग आराम से देख भर लें। तो हम लोग देखें पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति को, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि एक जगह आपको ड्रॉ करना है पृथ्वी को। तो यहां पर हम बना दे रहे हैं पृथ्वी को और इसमें देखा जाए कि यहां पर आप एक जगह बनाएंगे सूर्य को। पृथ्वी हो गई और यहां पर आप किसको बनाएंगे? सूर्य को, सन को बनाएंगे। ये हो गया सन। और जो सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश जाता है उस प्रकाश को देखा जाए तो सीधा इक्वेटर पे अगर हम लोग लें या थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए पृथ्वी को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग। ये पृथ्वी हम लोग ले लें और पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम लोग शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य अंश अक्षांश। शून्य अंश अक्षांश कहेंगे। और जो शून्य अंश अक्षांश है इस वाले लाइन पर जो सूर्य का प्रकाश जाएगा ऐसे सीधा पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा तो ये तिथियां कब होती हैं, ऐसा प्रश्न आप लोगों से बनता है। तो जो सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच लाइन है उसे शून्य अंश अक्षांश या इसी को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाएगा। इसी पृथ्वी पर देखा जाए कि 23.5 अंश अगर उत्तर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो 23.5 अंश आपको मिलेगा, ये 23.5 अंश n जो मिलेगा इसी को ही हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसके नीचे हम लोग देखें कि जो 23.5 अंश नीचे की तरफ दक्षिण में है, इस 23.5 अंश दक्षिण को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानेंगे। 23.5 अंश साउथ में है, ये यन लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है। 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण। आप लोग जान रहे हैं कि जो नीचे वाला होगा 23.5 अंश, इसे हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ऐसा हम लोग अक्षांश देशांतर में पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान क्या देना है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये 23.5 अंश उत्तर होगा, ये 23.5 अंश दक्षिण होगा, ये हमारा शून्य अंश अक्षांश होगा। जो सूर्य का सीधा प्रकाश शुरू में पड़ रहा है, प्रारंभ में, वो कहां पर पड़ रहा है? तो शून्य अंश अक्षांश पे पड़ रहा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखें कि ये जो रेड मार्कर है, लाल मार्कर है, ये सूर्य हो गया। ये जो काला मार्कर है ये आपका पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी सूरज का ऐसे चक्कर लगाती है। आप लोग जान रहे हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर ऐसे लगाएगी। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, वो वृत्ताकार चक्कर न लगा के बल्कि दीर्घ वृत्ताकार लगाती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है? इलिप्टिकल लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार। कहने का मतलब कि ये सूर्य हो गया तो पृथ्वी यहां से चलना शुरू की, ये सीधा भाग है तो यहां से चलना शुरू करती है। यहां से चलना शुरू करे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है, फिर पुनः सीध में आएगी किसके? सूर्य के, फिर ऊपर जाएगी, फिर वहीं पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का। हम देख सकते हैं कि एक बार पृथ्वी नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि 23.5 अंश जो झुकाव है, इसलिए जो सूरज का प्रकाश होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जो सूरज का प्रकाश है, पृथ्वी नीचे जा रही है तो सूरज का प्रकाश कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और मैक्सिमम ऊपर कहां तक जाएगा? तो 23.5 अंश कर्क रेखा तक जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको कि ये सूर्य हो गया, ये हम सूर्य ले लें, ये पृथ्वी पहले नीचे आएगी तो सूरज का प्रकाश कहां जाएगा? ऊपर जाने लगेगा। पुनः पृथ्वी सूर्य के सीध में आएगी तो बीच में प्रकाश जाने लगेगा। पृथ्वी ऊपर की तरफ जाई, सूर्य का प्रकाश नीचे जाने लगा, पृथ्वी पुनः अपने स्थान पर वहीं पहुंची, बीच में प्रकाश। इस प्रकार से देखा जाए तो जो सूरज का प्रकाश जा रहा है, सूर्य का प्रकाश,
वो यहां से चलना प्रारंभ हुआ, यहां से चलते हुए कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। यहां के बाद देखा जाए कि सूरज का प्रकाश कहां पहुंचेगा, तो यहां पहुंचेगा। सूरज का प्रकाश पहले यहां से ऊपर, क्यों, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया, बीच में धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, सूरज का प्रकाश ऊपर गया, पुनः जब सीध में, जब यहां पहुंच जाएगा, पुनः पृथ्वी सीध में आएगी, सूरज का प्रकाश पुनः वहीं पहुंच जाएगा, पहले इस छोर पे था, फिर इस छोर पे पहुंच जाएगा। फिर यहां पहुंचने के बाद पृथ्वी जब ऊपर की, सूर्य जब ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी ऊपर जा रही है, सूरज का प्रकाश नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो यहां से भाग के प्रकाश यहां आ जाएगा। जब यहां पहुंच जाएगी पृथ्वी, तो पुनः पृथ्वी सूरज के लिए यहां पर आएगी 23.5 अंश जो झुकाव है इसके कारण, और प्रकाश यहां पर पहुंच जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रकाश चल रहा है, ऐसे प्रकाश चल रहा है। अभी हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े थे, पृथ्वी के गतियों को देखे थे, पृथ्वी के आकार को देखे थे। जो पृथ्वी की गति है उसमें देखे थे कि 2 गति, एक गति तो था अपने अक्ष पर घूर्णन करना या परिभ्रमण करना, एक गति हम लोग पढ़े थे परिक्रमण का, जो 365 सही 1/4 दिन का समय लग रहा था। अर्थात एक वर्ष का या 1 वर्ष का समय कौन ले रही थी, पृथ्वी ले रही थी सूरज का एक चक्कर करने में, उसी से हम लोग वर्ष का निर्धारण कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी स्थितियां पृथ्वी 1 वर्ष में कितनी स्थितियां बनाती हैं, तो आप कहेंगे कि स्थिति नंबर 1 हो गई, स्थिति नंबर 2 हो गई, स्थिति नंबर 3 हो गई और स्थिति नंबर 4 हो गई। ये पूरी स्थितियां बनाने में या पृथ्वी को एक परिक्रमण करने में, सूर्य का एक परिक्रमण करने में पृथ्वी को कितना महीना लगा, तो आप कहेंगे कि 12 महीने का समय लगा। तो हम यहां लिख दें 12 महीना, 12 लिख दिए। स्थितियां कितनी बन रही है, 1 2 3 4 स्थिति बन रही है, 4 से हम लोग भाग दे दें। जब हम 4 से भाग देंगे तो ये हमको समझ में आएगी कि ये स्थितियां यहां से यहां पहुंचने में पृथ्वी को कितना महीना लगा, यहां से यहां पहुंचने में, यहां से यहां ये कितना समय लगा। इसको हम लोग समझ पाएंगे 12 से 4 में, 12 में 4 से भाग देने पर। तो जब 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, तो 4 3 12 मतलब 3 आ रहा है हम लोगों के सामने। जो 3 हम लोगों के सामने आ रहा है तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि हर तीसरे महीने में पर ये स्थितियां बनेंगी, और 3 महीना यहां लग जाएगा, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। तो ये जो महीना लग रहा है उस हिसाब से हम लोग देखें कि जो पहली स्थिति है, वो पहली स्थिति में जो 12 महीने का कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें तीसरा महीना कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि पहला महीना जनवरी हो गया, दूसरा महीना फरवरी हो गया, तीसरा महीना मार्च। और पहली स्थिति में तीसरा महीना हम लोगों को लिखना है, तो तीसरा महीना कौन सा होता है, तो आप कहेंगे मार्च। ये हमने लिख दिया मार्च। अब 3 महीना बाद पुनः स्थितियां बनेंगी, तो इस 3 महीने में प्लस हम कर दें 3 महीना, तो बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि फिर 3 महीना बाद स्थिति बनेगी। और छठा महीना आप देखेंगे तो मार्च तीसरा हो गया, अप्रैल चौथा हो गया, मई 5वां हो गया, जून आपका छठा महीना होता है, तो दूसरी स्थिति हमारी बन जाएगी जून की, दूसरी स्थिति जून की बनी। फिर इसमें 3 महीना हम लोग जोड़ेंगे तो महीना बढ़ के हो जाएगा 9, और 9वां महीना आप लोग जोड़ेंगे तो सितंबर आएगा। तीसरी स्थिति पे हम लोग लिख दें सितंबर, सितंबर लिख दें। फिर 3 महीना इसमें जोड़ देंगे हम लोग, तीसरा महीना जोड़ेंगे तो चौथा महीना आएगा, 12वां महीना आएगा। और 12वां महीना कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि 12वां महीना दिसंबर होता है। फिर पुनः 3 महीना दिसंबर में जोड़ देंगे तो मार्च हो जाएगा। मतलब ये पूरी प्रक्रिया पृथ्वी को करने में 12 महीना लगता है। सूरज से पृथ्वी जब बीचों बीच रहती है तो वो मार्च महीने में रहती है। जब जून पे जाए, जून में कर्क रेखा पर जाएगी, 23.5 अंश पर जाएगी पृथ्वी को, अगर देखा जाए पृथ्वी का प्रकाश, तो वो किस महीने में, जून महीने में रहेगी। पुनः हम लोग देखें कि ये घूम के सितंबर महीना में फिर से नीचे इसी विषुवत रेखा पर आएगी। और पुनः हम लोग देखें कि जब नीचे की तरफ ये प्रकाश किस महीने में आएगा, तो ये प्रकाश दिसंबर में आएगा। मतलब जून महीने में पृथ्वी सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर चली जाएगी, और दिसंबर महीने में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे नीचे चली जाएगी। क्लियर होंगे आप लोग। अब आपको बस डेट याद रखने हैं। डेट क्या याद रखने हैं, मार्च, मार्च में 21 तारीख याद रखना है, जून में 21 तारीख रखना है, सितंबर में 23 तारीख रखना है, दिसंबर में 22। कितना आसान हो गया होगा, 21, 21, 23, 22, ये डेट आपको याद रखना है। अब
प्रश्न कैसे बनता है, इस पे हम लोग काम करते हैं। प्रश्न आपका बनेगा कि दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध कहने का मतलब मैं पीछे वाले क्लास में पढ़ा चुका हूं कि जो शून्य अंश अक्षांश होता है वहां से गोलार्धों का निर्धारण किया जाता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का निर्धारण कहां से किया जाता है? इस लाइन से किया जाता है जिसे हम लोग शून्य अंश अक्षांश या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाले को कौन सा गोलार्ध कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे वाले को कौन सा गोलार्ध कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। तो हमें उत्तरी गोलार्ध मिल गया, दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न बन जाता है कि दोनों गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में रात दिन बराबर होंगे किस तिथि को? किस तिथि को रात और दिन दोनों बराबर होंगे? तो उसमें आप देखेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों ऐसी तिथियां हैं जिनमें दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि जब सूरज विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पे चमकता है तो जितना प्रकाश इधर जाता है उतना प्रकाश इधर आता है। तो जितना बड़ा दिन इधर होगा उतना बड़ा दिन इधर होगा, जितनी बड़ी रातें इधर होगी उतनी बड़ी रातें इधर होगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर होंगे। क्लियर हुआ होगा अब आप लोगों को? इसके बाद हम लोग देखें, ये उत्तरी गोलार्ध है। आपसे पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होगा? तो जो सबसे बड़ा दिन की बात करता है, सबसे बड़ा दिन की बात करेगा, वो कब होगा? 21 जून को होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहां होगा? सबसे बड़ा दिन कहां होगा 21 जून को? तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात कैसी होगी? रात उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी होगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग? जैसे हम लोग देखें कि दिन, अगर जून हम महसूस कर सकते हैं, इतना मैच्योर हम लोग हो चुके हैं कि महसूस कर सकते हैं कि जून महीने में 21 जून को दिन की अगर बात करें तो दिन सुबह सूर्य उदय हो जाता है 5:30 बजे, शाम को 7 बजे तक सूरज आपको दिखता है। तो दिन जब बड़ा हो गया, मान के चले 14 घंटे का, तो रात्रि 10 घंटे की हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पृथ्वी की गति में देखे थे, घूर्णन गति में, कि 24 घंटे का ही होगा, 24 घंटे का ही दिन होगा। तो 24 घंटे में 14 घंटे का जब दिन हो गया, दिन सबसे बड़ा हो गया, तो रात स्वाभाविक है कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। क्लियर होंगे आप लोग? और आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछ ले तो दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन होगा किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। सबसे छोटी रात कब होगी? सबसे छोटी रात कब होगी? तो आप कहेंगे कि 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध। तो जहां आप लोगों से तुलनात्मक अध्ययन करेगा तो आप कॉन्सेप्ट बस क्लियर किए होंगे तो कर ले जाएंगे। मैं प्रश्न आप लोगों से पूछ लूं, जो प्रश्न बनता है दोनों गोलार्धों में रात दिन बराबर कब होंगे, आप इस पे देख के बता सकते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होगी 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होगी 22 दिसंबर। क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है तो रात छोटी हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग क्लियर कर पाएंगे। अब जरा हम लोग धैर्य रखें, धैर्य बनाएं कि जो 21 मार्च है, 21 जून है, 23 सितंबर है, 22 दिसंबर, इसे कौन सा नाम दिया जाता है? इस तिथि को नाम भी दिया जाता है। नाम यह दिया जाता है कि जो 21 जून है, इस 21 जून को अगर हम लोग नाम दें तो इसे कर्क संक्रांति, इसे कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क संक्रांति क्या है? कर्क रेखा पर सीधा सूर्य जब चमकता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी पर सूर्य कर्क संक्रांति का निर्माण कब करता है, तो उत्तर हो जाएगा 21 जून। या आपसे पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, और विकल्प जब दे कर्क संक्रांति तो कर्क संक्रांति आपका उत्तर हो जाएगा। वहीं हम लोग देखें कि जो 22 दिसंबर है, इस 22 दिसंबर को देखा जाए कि किस नाम से जाना जाता है, तो इस 22
दिसंबर को सीधी बात है, अब आप लोग पकड़ पा रहे होंगे कि इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहेंगे? मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मकर रेखा पर सीधा जब सूरज चमकता है तो उसे हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मकर संक्रांति तो हम लोगों के यहाँ 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये तो 22 दिसंबर बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो तिथि होती है वो 22 दिसंबर ही होती है। 22 दिसंबर ही वो तिथि होती है, लेकिन हम लोग या हमारे पूर्वज ये बना लिए हैं कि अगर 22 दिसंबर को सूरज दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में जब आना शुरू करता है तो 14 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। धीरे धीरे करके हमारे यहाँ गर्मियां बढ़नी शुरू होती है, मौसम गर्म होने लगते हैं और उनका संकेत होता है इस मकर संक्रांति पर खिचड़ी बना के खाने का। खिचड़ी भी कहा जाता है इस त्योहार को। खिचड़ी क्यों कहते हैं या खिचड़ी कब हम लोग खाते हैं? खिचड़ी एक हल्के भोजन के अंतर्गत आता है और हल्का भोजन लेके संकेत दिया जाता है कि अब गर्मी बढ़ रहा है, जब गर्मी बढ़ रहा है तो हम लोग कैसा माहौल क्रिएट करें? हल्के भोजन का। इसलिए 14 जनवरी या 15 जनवरी को हम लोग खिचड़ी मनाते हैं। तो मकर संक्रांति हम लोगों को मिल गई, कर्क संक्रांति मिल गई। और हम लोग देखें कि ये जो 21 मार्च है इसे किस नाम से जानते हैं? तो 21 मार्च को हम लोग बसंत विषु के नाम से जानते हैं। बसंत विषु के नाम से जानते हैं। बसंत विषु क्या है? बसंत किसे कहते हैं? बसंत हम कहेंगे कि ये भाग हम लोग देख रहे हैं शीत का होता है, जैसे ये ग्रीष्म का होता है, ये वर्षा होता है, ये शरद ऋतु होता है और ये शीत ऋतु होता है। इसी के आधार पर हमारे भारत में 4 ऋतुएं भी पाई जाती हैं। जैसे 15 मार्च हम लोग लेते हैं, 21 मार्च नहीं लेंगे। 15 मार्च से 15 जून के बीच को हम लोग ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। 15 जून से 15 सितंबर को हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक की तिथि को हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। अब 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च के बीच की तिथि को हम लोग शीत ऋतु कहते हैं। तो जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच का काल होता है उसी को ही हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। और ये विषुवत रेखा पर बना रहा है ये बसंत ऋतु, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा कि 21 मार्च को बसंत विषु बनेगा। यही हम लोग विषु शब्द का अर्थ समझ लें तो विषु का अर्थ होता है जहां पर रात और दिन दोनों तिथियां बराबर होती हैं, रात दिन दोनों बराबर होगा, उसी को हम लोग विषु कहते हैं। तो बसंत विषु कब बनता है? 21 मार्च। 21 मार्च को क्या बनेगा? बसंत विषु। क्यों? क्योंकि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच के काल को बसंत ऋतु कहते हैं, इसलिए बसंत विषु हो गया। यही हम लोग देख ले इधर के तरफ, तो ये जो भाग देख रहे हैं इस भाग को हम लोग शरद विषु कहते हैं। शरद विषु क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो भाग देख रहे हैं ये वर्षा ऋतु है, ये शरद ऋतु। वर्षा और शरद के बीच के काल को शरद ऋतु कहते हैं। और शरद ऋतु में देखा जाए तो ये शरद विषु बन जाएगा। शरद विषु बन जाएगा। और शरद विषु देखा जाए किस तिथि को बनता है तो वो 23 सितंबर को बनेगा। मेरा मानना है कि इस प्रकार से आप लोग पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति को आसानी से समझ पाए होंगे। और डिटेल इसको हम लोग करेंगे या भारतीय ऋतुओं पर, भारतीय जलवायु पर, मौसम पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे भारतीय जलवायु में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों का। ओके, थैंक यू।